नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जहां एक और हमारे भारतीय भाई बहन अपने भारतीय अवाम इस भारतीयता के माहौल में शरीक हो रही है, उसकी तादाद बढ़ा रही है, लेकिन इस भारतीय एकता की जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, अभी भी उनके हौसले हैं कुछ जिनको पस्त करना है। तो उन्हीं भारतीय एकता के शत्रु में से जो सबसे पहले नाम आता है वो जो है आरएसएस का जो प्रमुख है मोहन भागवत। वो तो बराबर झूठ बोलता ही रहता है। कभी वो कई सालों तक झूठ बोलता रहा कि हिंदू राष्ट्र है और मतलब सफेद झूठ बोलता रहा कि जबकि सभी लोग जानते भी हैं और भारतीय जनता के दल ने कई बार स्पष्ट भी किया हुआ है कि हमारा ये देश भारत के संविधान के द्वारा संचालित है, नियंत्रित है, निर्देशित है और आदेशित है, यानी कंडक्टेड है और डायरेक्टेड है, मैंडेटेड है एंड कंट्रोल्ड है। इसी कारण हमारा ये हमारा देश भारत एक भारत गणराज्य है और इंडियन रिपब्लिक है, भारतीय गणतंत्र है। तो फिर भी ये सालों साल झूठ बोलता रहा ये मोहन भागवत जैसे लोग कि ये हिंदू राष्ट्र है। अब वो और नए हमेशा देश विरोधी शगुफे वो छोड़ता रहता है। जब ये भारतीय ताकत दल अपने सीमित साधनों के द्वारा, मतलब कि अभी यूट्यूब के संदेश के द्वारा भारतीय एकता की मुहिम चला रहा है, उसका एक अभियान चला रहा है, उसकी कोशिश लगी हुई है और हम काफ़ी हमारे भारतीय भाई बहन इसमें शरीक भी हो रहे हैं और उसकी आवश्यकता को महसूस भी करते हुए तो वो शगुफा छोड़ा कि हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए। और क्यों? दोनों का डीएनए एक है, दोनों के डीएनए एक है। इस तरह के पीछे उसकी एक घिनौनी सोच है कि आपके पूर्वज 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी वे हिंदू थे। इस तरह की सोच हमारा जो भारतवर्ष है उसकी जो मूल आत्मा है और जो उसकी सोच है उसके सर्वथा विरुद्ध रही है। अलग अलग पंथ के लोग एक साथ और भाईचारे के साथ रहे, यही इसकी मूल आत्मा है। लेकिन ये बेवकूफ सबको सिखाता है, कभी वो घर वापसी, कभी वो तो वो बोल दिया कि जो भारत ही हिंदुत्व है और हिंदुत्व ही भारत है और यदि अखंड भारत बनाना है तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना होगा।
ये निरा बेवकूफ़ी वाला नहीं, ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ है, ये शरारतपूर्ण है, जानबूझ करके। एक तो हमारे जो भारतीयता की पहचान उसके साथ आत्मसात होना, ये जो कि अभियान चला रहा है अपने सीमित साधनों से, भारतीय अवाम ताकत दल, वो एक अलग मैंने प्रयास है और उस प्रयास में बाधाएं हैं। और तब तक ऐसे तत्व जो है मोहन भागवत जैसे जो है इसमें इस तरह की बाधा वो पहुंचाते हैं। तो भारतीय अवाम ताकत दल ने मोहन भागवत जैसे लोगों से बराबर कहा है कि हिंदुत्व भारत नहीं है, हिंदू सनातन भी भारत नहीं है, इस्लाम पंथ भी भारत नहीं है, ईसाई पंथ भी भारत नहीं है, सिख पंथ भी भारत नहीं है। भारत या भारतीयता की अवधारणा में इन सबका कोई स्थान नहीं है। सिर्फ ये है कि ये जो भारतीयता की अवधारणा है वो इनको रिस्पेक्ट करता है और इनसे अपेक्षा करता है कि आप इसको व्यक्तिगत रूप से जो आपके रीति रिवाज है घरों में उसको निभाइए। हमारे जो सामूहिक जीवन जो है उसमें इसका कोई स्थान नहीं है। सामूहिक जीवन हमारा भारतीयता का है। इसलिए ये कहना, ये सोचना, ये बल देना कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और यादव हैं इत्यादि हैं, या जो भाषाओं के आधार पर कि हम गर्व से कहो हम बंगाली हैं, गर्व से कहो हम पंजाबी हैं, एक बिहारी सौ पर भारी और हमारी कश्मीरियत, फिर ये गुजरात गर्वी गर्व और उड़िया गर्व, मराठी गौरव, और इसके बाद जो है तमिल प्राइड, कन्नड़ प्राइड, तेलुगु प्राइड, मलयाली प्राइड, ये सब को जो है इनको त्याग करके सिर्फ हम भारतीय हैं और जो कुछ भी हमको जब भी मौका है गर्व करने का, गौरव लाने का, सिर्फ भारतीय था। ये सभी को अनिवार्य रूप से जो है जानना पड़ेगा और सभी हमारे देश के लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं और उनको बराबर रूप से बराबरी का दर्जा देते हुए, बराबरी रूप से उनको सम्मान देते हुए भारतीयता का, यही जो है इसमें की सबसे बड़ी जरूरत है और मांग है। तो इस जरूरत मांग में ऐसे खुराफाती लोग पहुंच जाते हैं मोहन भागवत जैसे, लेकिन मोहन भागवत अकेले नहीं है। ये इस तरह की सारी शक्तियों को पहचानना होगा। तो शायद इसी के संबंध में कोई टीवी परिचर्चा में यह सुना गया कि हाँ, शायद वो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता था प्रेम शुक्ला, वो कह रहा कि ये कहाँ ये लिखा है संविधान की ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। ऐसे पागलों को और ऐसे जो क्या कहते हैं कि बुद्धिभ्रष्ट लोगों को कौन सिखाए कि पूरी जो है वो हमारी जो है यानी जो जिस आधार पर भारत का संविधान बना है उसमें किसी भी पंथ का जिक्र है ही नहीं, सिर्फ वो भारतीयता की बात करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रेम शुक्ला जैसे प्रवक्ता जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो ऐसा कि ये बिल्कुल ये कुतर्क देने का एक उन सबों का एक माने वो बलपूर्वक या जबरदस्ती और देने का उनका एक तरीका है और कुतर्क देने के तो इसमें एक आदत सी पड़ गई है। हमारी जो भारतीयता है वो सर्वपंथ संभाव यानी इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस फेथ्स अंग्रेजी में कहा जा सकता है, और वैसे सर्वपंथ संभाव यही है। और ये बगैर लिखे कोई भारत का संविधान पढ़ेगा तो वो उसमें स्पष्ट जो है वो
वो उससे ये परिलक्षित होता है। ये तो गद्दार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी या आपातकाल के दौरान उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड, संवैधानिक छल करके जो है वो सेकुलर शब्द डलवाया। सेकुलर की कोई जरूरत नहीं है। यह पश्चिमी देशों से आयातित एक खुराफाती शब्द है, और जिसका कि हमारे देश में जितने भी समाज विरोधी ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, और जितने भी आपराधिक और भ्रष्टाचारी ताकतें हैं, उसका इन सबों ने बहुत ही बेजाय इस्तेमाल किया। कोई भी भ्रष्ट से भ्रष्ट, जैसे कि लालू प्रसाद यादव और लोग, या अखिलेश यादव, या टीएमसी वाली जो है ममता बनर्जी, बस सेकुलर। तो इस सेकुलर का मैंने ये सेकुलर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कैसे इसलिए है कि बाई वो खुद लिखा हुआ है, बाई ए कैप्टिव पार्लियामेंट। कैप्टिव माने जिसमें सारे के सारे अपोजिशन जो है वो है ही नहीं, ऐसी पार्लियामेंट जिसमें अपोजिशन ही नहीं है, सारे अपोजिशन के लोग जो है वो जेलों में बंद थे। तो इसलिए भाई कैप्टिव पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये जो है गद्दार इंदिरा गांधी ने वो आपातकाल का दुरुपयोग करके ये 3 शब्द डलवाए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इंटीग्रिटी तो खैर बारे कोई बात नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं भी लिखा जाता तभी इंटीग्रिटी की चिंता तो इस देश को है ही। सोशलिस्ट उसने डलवाया, सोशलिस्ट की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो मूल हमारा भारत का संविधान है वो बिल्कुल इस बात का द्योतक है, और बिल्कुल इसमें उसकी स्पष्टता है कि सर्वपंथ संभाव, यानी इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियस फेथ्स। लेकिन वो इस देश के दुश्मन, इस देश की गद्दार इंदिरा ने जो है सेकुलर शब्द डलवाया, और सेकुलर शब्द का यानी जितने भी यानी समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, इसका बखूबी वो इस्तेमाल करती हैं, और कहते हैं सेकुलर फोर्सेस को एक करने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए उनका एक जुमला वो बन गया है, और अपने पापों को माने समाज विरोधी जो उनके पाप हैं उनको ढकने के लिए। तो जिस प्रकार सेकुलर एक छल है, उसी प्रकार प्रेम शुक्ला जो प्रवक्ता जो कह रहा था कि कहाँ लिखा है संविधान में कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये उसी प्रकार ये भी छल है, और उसी प्रकार ये भी छल कर रहा था मोहन भागवत की। तो आप लोग संक्षेप में जानिए, इनकी बारीकियों में हमको बड़ा तरस आता है, बहुत दुख होता है हमको कि सब इतना उलझा देते हैं कि हमारी आवाम को यानी समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तमाम कन्फ्यूजन, तमाम भ्रम, तमाम झूठ और अफवाह के द्वारा जो है वो शिकार बनाए रहते हैं हमारी भोली भाली आवाम, भोली भाली भारतीय आवाम को। तो खैर, और इसीलिए जिस तरह से वो धृष्टता कर रहा था प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसी प्रकार एक जो है कोई श्रीवास्तव करके है, विवेक श्रीवास्तव, वामदल का प्रवक्ता, वो इनसे कबूलवा रहा था, कोई अवस्थी करके आते हैं आरएसएस की ओर से शायद, कि आप सेकुलर में विश्वास करते नहीं, सेकुलर में विश्वास करते नहीं। वो बेचारे कहीं नहीं पाते रहे कि भाई कि हमारा संविधान जो है सर्वपंथ संभाव का है, और ये सभी को जानना चाहिए। उस बेवकूफ यानी विवेक श्रीवास्तव को जानना चाहिए कि वो बगैर सेकुलर शब्द जो पश्चिमी देशों से आयातित जो शब्द है, माने इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्ट से जो है, बगैर उसके हमारा ये संविधान सर्वपंथ संभाव, सभी आस्थाओं से, सभी पंथ की आस्थाओं से के साथ बराबरी का संभाव, बराबरी का आदर, यही है। तो
तो ऐसी ही दुष्टता जो है, ऐसी बेवकूफ़ी जो है, वो वाम दल का प्रवक्ता जो है वो विवेक विवेक श्रीवास्तव भी कर रहा था। तो पूछ रहा था इनसे, कोई अवस्थी करके है, पूरा नाम इसमें नहीं याद पड़ रहा है, कि ये सेकुलर है कि नहीं सेकुलर है। सेकुलर की जरूरत ही नहीं है। ये सबको, जितने भी पंथ हैं उनको बराबर सम्मान देने वाला जो है ये हमारा भारत राष्ट्र है। हाँ, लेकिन ये उसी तरह से पूरा बात माना जाएगा कि जैसे मोहन भागवत कहता है, डीएनए मिलाओ, अपने पूर्वजों के देखो, घर वापसी करो। अरे ये इससे भी सीख नहीं लेता है कि हम तमाम हमारे विद्वानों ने कहा है कि हमारा ये देश, हमारा भारत राष्ट्र जो है एक बगीचा है जिसमें विभिन्न रंगों के फूल हैं। तो ये कहना चाहता है मोहन भागवत कि नहीं, सिर्फ एक ही रंग रहेगा और बाकी रंग के फूल जो है उसके अनुसार जो है वो कुचल दिए जाएंगे। ये वो कह रहा है मोहन भागवत। ऐसा नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, अब कुछ और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनकी भी फितरत को समझ लें। एक असदुद्दीन ओवैसी है, पहले वो हैदराबाद या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में ही राजनीति करता था। अब वो हाथ पांव पसार रहा है और जगहों पर। कोई बात नहीं, सबको अधिकार है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो कर रहा है वो भारत विरोधी उसकी वो हरकत है। अब देखिए, सीए पर लगभग जिन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भ्रम और झूठ का शिकार बनाया गया था, अब वो भी लगभग समझ चुके हैं कि जो इस देश के नागरिक हैं उनकी नागरिकता पर जरा भी मैंने उसके लिए है ही नहीं, उसके लिए है ही नहीं और न इससे कोई मतलब है, इतना समझ गए। लेकिन फिर भी उसमें आग लगाने के लिए कह रहा है कि सीए, अब जो कि अब उसका हौसला बढ़ गया ना। ये जो कार बैठा हुआ है अपना प्रधानमंत्री मोदी, अब इन दुष्टों के आगे झुक गया और कई बार झुका है। तो अब जो है वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जैसे जिनकी कोई औकात नहीं है, औकात से मतलब कि इतना समर्थन उनको नहीं है, इतने उनके पास एमपी नहीं है, तो वो कह रहा है कि सीए को किया जाए वापस। हालांकि सीए की वापसी, सीए का मतलब जो है जितने हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग भारतीय नागरिक हैं, वो तब भी नहीं कोई सरोकार था, अभी भी नहीं है। तो ये बात हमारे सभी भारत के लोग, विशेषकर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी अच्छी तरह से समझ गए हैं। लेकिन फिर ये आग लगाने के लिए, और जैसा कि पिछले कई एपिसोडों के माध्यम से ये बताया गया था कि ये वही असदुद्दीन ओवैसी है कि तालिबान इतना क्रूर और हिंसक और निर्मम हत्या करने वाला, और महिलाओं के साथ भी वही क्रूरता, वही निर्ममता करने वाला वो आतंकवादी है। उसके समर्थन में ये देशद्रोही असदुद्दीन ओवैसी इसने यानी उसकी खुशी में जश्न मनाया था और केक काटा था। ये चरित्र है इसका। और अब कह रहा है कि हम जो है सीए के नाम पर जो है वो शाहीन बाग बना देंगे, आग लगा देंगे। और देखिए, चूंकि ये कायर बैठा हुआ है, वास्तव में हमको सम्मान देना चाहिए, और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसकी करतूत से मन में इतनी घृणा आती है कि ये कायर बैठा हुआ है, वरना कोई भी देशभक्त किस्म का या राष्ट्रभक्त किस्म का प्रधानमंत्री होता तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को इस देश से बाहर करके वो अफगानिस्तान ही वो भेज देता, जहाँ के तालिबान इनको बहुत प्रिय है और जिसके लिए बहुत जश्न मनाए थे और खुशियां मनाए थे, वही जगह इनको।
और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। जब तक कुछ जो है मैंने देश के पक्ष में, देश की सुरक्षा के लिए, देश की इज्जत के लिए कुछ आप करेंगे नहीं, तब तक असदुद्दीन ओवैसी जैसे देश विरोधी ताकतों को हौसला जो है वो उनको हौसला मिलता जाएगा। तो भारतीय जनता दल ने स्पष्ट कहा कि जितने भी ये असदुद्दीन ओवैसी हैं या उसके जितने भी समर्थक हैं, कौन है वारिस पठान इत्यादि जो है, इस तरह से जो हरकत करते हैं, इनको पकड़ धकड़ करके भारत के बाहर और वो भी वहाँ तालिबान के पास अफगानिस्तान में छोड़ देने की आवश्यकता है। इनकी आदत ही जो है वो छूट जाए। और भी देखिए नज़ारा इनका, जो इनका भाषण होता है, ये इनके भाषण को जरा देखिए। और इसी प्रकार कुछ वर्षों पहले बहुजन समाज पार्टी के लोग जिस तरह से भड़काते थे हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों को, ठीक उसी प्रकार ये भड़काते हैं। और इनकी शब्दावली को जरा सुनिए ना, वो बाकी सब बिल्ली है, एक ही शेर है, बने वही असदुद्दीन ओवैसी, यही बात है। कौन बिल्ली है कौन शेर है, इसी पर उसके जितने भी प्रवक्ता थे सब ये बोलते रहे। और भारतीय जनता दल को तो मैंने ये उम्मीद थी कि भाई कम से कम ये हमारे भारतीय समाज के एक तबके के लिए कुछ कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, उसी का भला वो कर दे। लेकिन जो उसके माने जो उसके हाव भाव हैं, जो उसकी गतिविधियां हैं, जो उसके मंसूबे दिख रहे हैं, वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कल्याण के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में अशिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसे देखिए, जो समस्याओं को बताया जा रहा है, यह पूरे देश की समस्या है, सिर्फ उन्हीं की समस्या नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से, और ये चीज मैं नहीं कर रहा हूं। जीएनपीसी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका, यानी अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी से सबसे अधिक जो है उसका शिकार है, और सबसे अधिक वो दुष्प्रभावित है। तो इस पर वो कोई बात करता कि कैसे इनका उद्धार हो, कैसे ये उठे, कैसे इनका उत्थान हो। और जो है झूठ और अफवाह का वो हमारे यानी झूठ अफवाह सबसे पहले सबसे अधिक जो है जो वो शिकार बन जाते हैं। कोई अच्छी चीज भी आए तो उसको भी अपनाने में ये झूठ और अफवाह जो है बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। अब जैसे वैक्सीन आ गया था, मुफ्त में लगना था, उसमें भी झूठ अफवाह कि वैक्सीन से और रोग हो जाएंगे, और कुछ लोग मर जाते हैं और रोग पैदा हो जाते हैं, और ये जो कोरोना है वो तो अल्लाह की देन है, और अल्लाह ही लाए हैं तो अल्लाह ही उसको ठीक करेंगे। इस तरह के तमाम झूठ और अफवाह, ये समस्या है, इसको दूर करनी चाहिए। और उसके लिए भारतीय जनता दल ने ये बताया है कि मेल जोल बढ़ाइए, उनको सम्मान दीजिए, और जो है गले से लगाइए। सारी बातें जो है धीरे धीरे जो वो भ्रम है, जो झूठ और अफवाह का शिकार बनना है, सारी चीजें जो है शनै धीरे धीरे यानी सब जो है वो दूर हो जाएंगी। लेकिन और इतना ही नहीं, ये बीजेपी के जितनी संस्थाएं हैं या उनके माने जो भी पत्रकार वगैरह, मीडिया वगैरह है, या उनकी मानसिकता वाले बस उनकी बुराई को दिखाएंगे। देखिए ये तबका ऐसा है, ये जो है बिल्कुल जो है वो अलग ही है, हमेशा जो है वो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसके विषय में ऐसा करता है। सिर्फ एक नफरत, ये सभी को जानना चाहिए कि मान लीजिए ये कमी माने हिंदू सनातन में होता या हमारे आदिवासी क्षेत्र में होता तो फर्ज क्या है। यानी मान लीजिए शरीर में कोई रोग है
तो उस रोग की डायग्नोसिस होती है, उसका उसका जो है विश्लेषण होता है, और फिर उसका इलाज की बात की जाती है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रोग दिखा दीजिए और रोग को दिखा करके जो है वो नफरत आप फैलाइए। तो ये पूरे समाज का फर्ज बनता है कि हमारे इस तबके के साथ मेल जोल बढ़ा करके, आपसी सम्मान बढ़ा करके, जो ये भ्रम और झूठ का जो शिकार लोग बन जाते हैं, इस समस्या को दूर किया जाए। उनकी समस्या सिर्फ उन्हीं की समस्या बनी रहे, ये सोच ही अपने आप में बहुत ही आत्मघाती है इस देश के लिए। मान लीजिए कोई तबका, जैसे मान लीजिए हमारे पिछले भारतीय भाई बहन है, अब उनको भी दिखाते रहे कि अरे साहब ये तो कोई देश के विषय में सोचते नहीं, अच्छी बात सोचते नहीं, बस कहते जाइए। यह फर्ज नहीं है। ये जो समस्या है, तो वो समस्या सबकी है, पूरे देश की समस्या है। ये इस्लाम आशा वाले भारतीय भाई बहनों का तबका जो है झूठा और अफवाह का शिकार बनता है, अशिक्षा है और बेरोजगारी है, गरीबी है, तो वो समस्या सिर्फ उन्हीं की नहीं है, पूरे देश की समस्या है, पूरे दायित्व है। तो मैंने इस दृष्टिकोण का और इस प्रयास का और इस विचार का विकास होना चाहिए, और उसी में ये आग लगाता है। और एक भी बात नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के जितने भी प्रवक्ता हैं, वो एक शब्द भी, एक अल्फाज भी, एक लफ्ज भी इस पर नहीं बोलते हैं। उधर वो कहते हैं कि बाकी सब बिल्ली है और एक ही शेर है, और उसके लोग आकर के भारतीय वाम ताकत दल के पदाधिकारी से जब बात करते हैं, बोलते हैं कि हम जो है वो दबे कुचले हैं। कितना माने बातों में कितना ज्यादा वो विरोधाभास है, कंट्रडिक्शन है, पैराडॉक्सी है, पैराडॉक्सिकल ये बातें हैं। जब भी मौका आया तो हम जो है वो दबे कुचले हैं, दूसरा मौका आया तो हम शेर हैं, बाकी सब बिल्ली हैं। तो ऐसे लोग समाज के लिए जो है बहुत घातक होते हैं, बहुत नुकसानदेह होते हैं, और ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति है, जो गतिविधियां हैं, उनको कुचलने की जरूरत होती है, और वो भी बेमुरवत। ये तो कार बैठा है मोदी ने, सारे देश विरोधी ताकतों को यही हौसले जो है वो बढ़ा रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी कोई अकेला नहीं है, तो वो भी इसी बहती गंगा में वो हाथ धो रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी और उसके सिपहसालार ऐसा क्यों न करें? उनके सामने है कौन? एक है वो आदित्य योगीनाथ। बताइए, एक जिन्ना कहाँ से बेवकूफ़ी वाली बात। अब तो पता चल रहा है कि वो जिन्ना जो है वो बेवकूफ़ी नहीं, वो जानबूझ के बोला था अखिलेश यादव कि यदि हम जिन्ना कह देंगे तो ये जिन्ना की माला जपेंगे आदित्य योगी आदित्यनाथ। जब उसी की माला जपेंगे तो हमारा जो असली पाप है, जो हमारे जो असली पाप है, जो और हमारे आवाम के लिए, उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए, कि वो गुंडा राज, दादाओं का राज, माफियाओं का राज, पूरे थानों से जो है एक जो है क्रिमिनलिटी, दहशत, तो इसको नहीं बताएंगे वो, तो हमारा पूरा पाप वो छिप जाएगा। और योगी के जो है जिन्ना के शोर में जो है कि आराम से अपने सारे पापों को छुपाने में अखिलेश या उनकी समाजवादी पार्टी कामयाब हो जाएगी। तो ऐसे नहीं बोला था, जानबूझ के बोला था। खैर कोई बात नहीं है, जिन्ना प्रासंगिक हैं भी और नहीं भी हैं। जिन्ना के विषय में, जिन्ना जो है वो पाकिस्तान भी अपना ही हिस्सा है। ये बिल्कुल ये वाजपेयी तो जब ये प्रधानमंत्री महोदय थे तो जाकर बोलना है कि नहीं, हम वो पाकिस्तान को जो हम वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये अलग राष्ट्र है, लेकिन भारतीय जनता दल उसको अलग नहीं मानता है। उसको पाकिस्तान को मिला के रहेगा, बांग्लादेश को मिला के रहेगा, नेपाल को मिला के रहेगा,
तिब्बत को भी मिला के रहेगा, और ये जो है आपका म्यांमार है या बर्मा, अफगानिस्तान को भी, जो अखंड भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करके रहेगा। लेकिन उसके पहले अपना घर तो हम ठीक करें। कम से कम जो बचा है, जो हमारा ये भारतवर्ष है, इसमें जो देश विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी ताकतें हैं, जो दिन रात इसको कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं, उनका सफाया करना जरूरी है। उसी में ये सबसे खतरनाक जो संगठन है वो आपका गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस है। इसके रहते इस मुल्क को और हमारे भारतीय भाई बहनों को कोई चैन नहीं है। और इसका लूटना तो खैर माने बेहिसाब। किसी कोई दक्षिण भारत का कोई पेपर था कि आज की तारीख में 1 से 90 लाख करोड़ ये जो है यानी माँ बेटे यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर, तो इस पर जो है मोहन भागवत नहीं बोलता है कि ये जो डकैत हैं, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो 1 से 90 लाख करोड़ जो है इस देश का लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन जमा किए। इस पर नहीं बोलेगा वो। इस पर जो है मोहन भागवत नहीं बोलेगा, बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे। और सिर्फ झूठ मूठ का कि ये हिंदू राष्ट्र है भी कि नहीं है, संविधान में कहा लिखा है, बिल्कुल उलूल जुलूल बातें। हमारा विषय होना चाहिए कि इसमें वाकई में आम जनता महंगाई से पिस रही है। उस महंगाई का क्या समाधान हो, ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, ये जेएनपीसी या कांग्रेस के लोग के पास कुछ नहीं। बस महंगाई, डीजल पेट्रोल का दाम, लेकिन कैसे कम करोगे, इनके पास कुछ नहीं है। और इन सबों ने महंगाई किस तरह कदर बढ़ाई हुई है, जनता को इसको भी देखना चाहिए। सन 71 में यानी 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और अपना बांग्लादेश जो है मैंने बन के या अस्तित्व में आया, तो बांग्लादेशी शरणार्थियों के कारण और युद्ध के कारण जो है महंगाई 4 गुना 5 गुना बढ़ गई थी। यह देश को जानना चाहिए। तो महंगाई बढ़ाने का इनका रिकॉर्ड है। लेकिन यही चीज है ना कि ये खुद उसके अपराधी हैं और मोदी जी मौका देते हैं कि इन अपराधियों को और जो देश के डकैतों को मौका देते हैं वो उपदेश देने का, झूठ बोलने का। नेहरू जो है पूरी गद्दारी किया जो है देश के खिलाफ, भारत की जमीन दे दिया अपने दुश्मन चीन को, और जो है उससे दे दिया। और 1962 के पहले 1959 में भी बुला करके वो उसने अरुणाचल प्रदेश या नेपाल में घुसवाया था। उसको इस पर नहीं सब बोलते हैं, उल्टे कि मोदी जी ने घुसवा दिया। तो सवाल है कि आजकल जो है ये झूठ और अफवाह का इतना ये प्रचलन चल गया है। आप लोगों को बताया भी गया था और जानना भी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो वो याचिका पर कि ये जितने भी इलेक्शन लोग लड़ते हैं एमएलए का या एमपी का, तो वो अपनी जो आपराधिक वृत्ति है या उसका जो बैकग्राउंड है या जो पृष्ठभूमि है उसका भी विवरण दें कि किस अपराध में वो इन्वॉल्व थे, कहाँ केस चल रहा है और उस पर कब उनको सजा हुई इत्यादि वगैरह सब उसमें वो है उसमें तो देना है। और इसके लिए काफ़ी जो है वो जो भी एनडीए वाले हैं और वाजपेयी महोदय क्या धोखेबाजी कर रहे थे उसमें, जो एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे उसमें राष्ट्रपति थे, कितनी माने वो तत्परता से उस विधेयक को वापस किया। सुप्रीम कोर्ट वो डटा रहा और जो जिस कानून को ये सब पास किए थे धोखेबाजी वाला,
उस कानून को उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज किया, तब जाकर के लागू हुआ। तो वो किस लिए था कि हमारी जो आवाम है, जो हमारे वोटर हैं, जो वोटर हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, वो उनको पूरी तस्वीर उनके सामने हो, वो वेल इन्फॉर्म्ड हो। तो उसी संबंध में भारतीय जनता दल कहता है कि सब इतना झूठ बोलते हैं, इस पर भी लगाम जो है लगाई जानी चाहिए। इसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय गण और इलेक्शन कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग जो है इस पर गंभीरता से सोचेगी। जो इतना झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, समाज के लिए तो विघटन है ही, जनता जो है बहुत ही भ्रम में रहती है, वो उसको फैसले करने में बहुत दिक्कत आती है। और ये जितने भी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू चंडाल चौकड़ी काकस करके, या और भी वामदल हैं, और भी ये समाजवाद और जो है समाजवादी पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग, आरजेडी के लोग, ये झूठ और अफवाह, इस पर जो है लगाम वो लगनी चाहिए। लेकिन जब तक ये लगाम नहीं लगती है, तो भारतीय जनता दल जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है, सबसे सरल उपाय, आप इनकी बातों पर जरा भी ध्यान मत दीजिए। जीएनपीसी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, इनकी बातों पर हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे जो है सभी आदरणीय भारतीय अवाम, इनकी बातों को सुन लीजिए, इनकी बातों को सुन लीजिए जरूर, लेकिन जरा भी ध्यान मत दीजिए, इसलिए कि हमेशा ये झूठ ही बोलते हैं और अफवाह फैलाते हैं। तो ये एक उपाय आप कर सकते हैं। जब तक कि इस तरह का मैकेनिज्म कम से कम हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, या हमारे माननीय उच्च न्यायालय गण के द्वारा, या हमारे जो है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, कैसे ये झूठ और अफवाह से अपनी आवाम जो है वो उससे मुक्त हो और उसको और बहुत आसानी से फैसले ले सके कि कौन माने उसका हितैषी, उसके समाज का हितैषी, उसका देश का हितैषी है, और कौन शत्रु है। तो उसमें जो है एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत आवश्यक कदम है। लेकिन जब तक कि ये कदम नहीं माने उठाया जाता और इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए सबसे सरल उपाय है कि इन सारी पार्टियों के बात तो सुन लीजिए, लेकिन इन पर जरा भी ध्यान आप मत दीजिए। तो बात हो रही थी महंगाई की, तो ये भी बात है कि हमारे देश में आधारभूत ढांचा के लिए बहुत काम हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे का भी वो नेटवर्क वो बिछाया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे का है, जिस पर कि सिर्फ मालगाड़ियां ही दौड़ेंगी, और तैयार किया हुआ माल जो है बहुत तेजी से जो है वो बंदरगाहों में कम से कम समय में पहुंच जाएगा, जिससे कि उसके उत्पाद में, उसके प्रोडक्ट में उसके जो लॉजिस्टिक्स कास्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तभी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये माल वो सस्ता होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, प्रतिस्पर्धी होगा, बिकेगा। हमारा जो है वो आर्थिक जो है वो वृद्धि होगी, मजबूती आएगी। तो उसके लिए जो है ये आधारभूत जो है हाईवेज बनना, हाईवेज का जो है वो मॉडर्नाइजेशन या उसकी वाइडनिंग, एक्सप्रेसवे का जो ये जाल बिछ रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
जिस पर कि सिर्फ जो है ये मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी। और फिर जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल नोड्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और ये तमाम, और जो है भारतमाला और सागरमाला, ये भारत सागरमाला वाला की जितने हमारे बंदरगाह है उनका आधुनिकीकरण और उनको भी यानी अच्छी सड़कों से उनकी कनेक्टिविटी देना, उनको जोड़ देना। तो ये हमारे आधारभूत जो ढांचा बनाया जा रहा है ताकि विदेशी निवेशक आए। मैंने जब से कोरोना हुआ है खास करके तो चीन से काफ़ी कंपनियां निकल रही हैं, भारत में वो सब कंपनियां आएंगी, निवेश करेंगी। तो यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा और आर्थिक जो है वो वृद्धि होगी और रोजगार भी मिलेगा, हौसले बढ़ेंगे और हमारा देश जो है एक आर्थिक ताकत, फिर सैन्य ताकत, फिर वो राजनीतिक ताकत बनेगा। तो ये तमाम काम हो रहे हैं और एक बार जो है वो हिसाब वो लगाया गया था, कम से कम 1 से 10 से लेकर 1 से 15 लाख करोड़ के ये काम हो रहे हैं। तो और खास करके कोरोना के पीरियड में जिसमें कि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाएं जो है वो दम तोड़ रही हैं, चरमरा रही हैं, लेकिन तब भी ये काम हो रहा है अपने देश में, जो कि बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए धन की आवश्यकता है और कम से कम जो ये मोदी सरकार जो है उसको जारी किए हुए देश के लिए बहुत जरूरी है और भारतीय ताकत दल का पूरा समर्थन है। लेकिन सवाल उसके बाद है कि मोदी जी आखिर ये सब इतना सब तामझाम एक्सप्रेसवे, हाईवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना के अब क्या करेंगे, जबकि देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं। ये देश के दुश्मन वाम दल वाले, जेएनपीसी वाले, फलाने वाले, ढकाने वाले, ये 1 मिनट में आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर आकर बैठ जाएंगे, महीनों बैठ जाएंगे, वो टिकट बैठ जाएगा, खालिस्तानी बैठ जाएंगे। तो ऐसे ही जो है आप जो है कायरता आप दिखाते रहेंगे। तो वो जो है सारे विकास के कार्य जो है बिल्कुल व्यर्थ हो जाएंगे मोदी जी। और सवाल इस बात का है कि मतलब सवाल इतना ही नहीं कि आप जो है वो कायरता दिखाते हैं इनके आगे, आपकी जो मंशा है, डिजाइन जो है वो और भी राष्ट्रघाती है। तो बात हो रही थी महंगाई से कैसे हमारे जो गरीब या मजलूम आम भारतीय भाई बहन उसे निजात कैसे पाए। बहुत आसान है कि जब 1 से 90 लाख करोड़ सिर्फ जो है ये माँ बेटे का ही काला धन विदेश में है, उसी को मोदी महोदय ला देते, सब्सिडी वो देते इस पर डीजल और पेट्रोल पर। तो डीजल पर सब्सिडी देते ही यानी देते ही डीजल के दाम घटते, डीजल के दाम घटते ही जो है और भी चीजों के दाम अपने आप घट जाते। इसलिए कि जब ढुलाई के प्रभार कम हो जाते हैं तो वस्तुओं की कीमतें जो है अपने आप जो है वो कम हो जाती हैं। तो 1 से 90 लाख करोड़ का है वो, और आपका पूरा जो है ये भारतमाला या सागरमाला ये जितना भी आप ये सब चल रहा है वो 1 से 10 से लेकर 1 से 15 लाख करोड़ का है। फिर भी जो है वो आपका वो 75 लाख करोड़ बच रहा है। और सेना को भी चाहिए पैसा चाहिए, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान है, रक्षा अनुसंधान है, जैसे DRDO है, हमारा इसरो है, हमारा वो एटॉमिक वो एनर्जी कमीशन है, हमारी जो रक्षा तैयारी है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, सब में वो काम आता। लेकिन आपकी मंशा इन डकैतों के काला धन को छूने की नहीं है। यही आपकी गद्दारी है और यही देश अब वो देश पूछेगा। और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से गुजारिश है कि मोदी महोदय से, बीजेपी वाले से पूछे
कि जब आपने कम से कम 2014 के चुनाव में वादा किया था कि भाई कि ये इनके द्वारा लूट करके जमा किए हुए काला धन को अपनाएंगे, तो आज क्या हो गया आपको? और इसकी विचित्रता जरा देखिए, इस काला धन पर जो है ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस तो खैर बोलेगी नहीं, उसी की लूट है और उसी का काला धन है, तो यानी वो तो बोलेगी नहीं। लेकिन कांग्रेस के अलावा ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग ये कदाप नहीं बोलेंगे, या शिवसेना के लोग, एनसीपी के लोग कि जो है काला धन ला करके महंगाई कम करो। इसलिए कि जब काला धन की बात उठेगी तो काला धन जो है सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है, वो काला धन जो है वो अखिलेश यादव का भी है, मुलायम सिंह का भी है, मायावती का भी है, और बीजेपी में भी कई लोग होंगे, उनका भी है। तो ये हमारा ही आपका पैसा जो कालाधन के रूप में जो जमा है, उसकी मोदी जी रक्षा कर रहे हैं और अपने देश के लोगों पर कहर ढा रहे हैं। ये है माने अवाम विरोधी और देश के साथ गद्दारी। और वो गद्दारी सिर्फ मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव भी, अखिलेश यादव बिल्कुल सुट है, ये नहीं बोला है कि भाई वो काला धन ला करके हमारे देश के लोगों को राहत दो। मायावती भी नहीं बोल रही है, शिवसेना भी नहीं बोल रही है, एनसीपी वाला भी नहीं, एनसीपी के लोग भी नहीं बोल रहे हैं कि सबका। तो इसी चीज को हमारे आदरणीय भारतीय आवाम पहचाने इनको कि ये किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है कि हमारा ही पैसा जो इन डकैतों ने लूट करके जो है विदेशी बैंकों में काले धन के रूप में जमा है, उसी को ला करके हमको महंगाई से राहत दिलाओ। तो इसी डबल स्टैंडर्ड्स, दोगलापंथी जिसको आप कहेंगे कि ये डीजल पेट्रोल का दाम महंगाई, लेकिन उनके लूटे हुए धन पर हाथ मत डालो, इसके लिए जो है वो सुट रहेंगे सब। यही तो धोखेबाज हैं, जनता के साथ छल करने वाले हैं। तो जनता के साथ छल करने वाले अकेले ये मोदी जी नहीं है, अखिलेश यादव भी है, ममता बनर्जी भी है, और जो है शिवसेना और एनसीपी वाले तो है ही। और आजकल जो है वो शरद पवार का बहुत आ रहा है। शरद पवार के भी तमाम गोरख धंधे जो है वो प्रकाश में आने चाहिए, लेकिन उसके जो है गोरख धंधा या भ्रष्टाचार का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा को लेकर के तमाम मीडिया में बात चले, लेकिन वो बहुत बड़ा तंत्र है उसका, शरद पवार का तो मतलब कि जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन यानी भूमिगत जो इस प्रकार से जो माफिया है, चाहे वो हाजी मस्तान हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, इकबाल मिर्ची हो, सबसे इसका संबंध रहा। अरे ये जो है जो 1993 वाला सीरियल बम ब्लास्ट में शरद पवार को पता था, लेकिन इस पर कोई न इससे पूछताछ हुई, न कोई कार्रवाई हुई। सवाल इस बात है कि जब इन पर कोई कार्रवाई होगी ही नहीं, तो ये समस्या जाएगी कैसे? चिदम्बरम के खिलाफ बात आई कि इसने हजारों करोड़ का इसने जो है वो घोटाला किया है। ये मोदी सरकार जो है उसको अंदर नहीं कर पाई, बड़ी मशक्कत के साथ और बहुत जो है
मैंने बहुत एक मैंने होगा हाइट के बाद मैंने किसी तरह से गिरफ्तार हुआ, तो मुश्किल से 2-4 दिन ही रहा वो जेल में। देखिए, ये चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि इन जो देश के डकैत हैं, देश के दुष्ट हैं, इनको किस तरह से बचाया जाता है और हमारा सारा खामियाजा जो है हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं उनके मथे वो पहुंच जाता है। इतना बड़ा देश का डकैत जो है ये पी चिदम्बरम जो है, उसको दिल्ली हाईकोर्ट जो 20-20 बार वो बेल दे रही है। इसको शर्म नहीं आ रही है इसको दिल्ली हाईकोर्ट को। और जब गिरफ्तारी की बात आई तो वो छिप गया अपने बंगले में, तो किस तरह से, और गेट बंद हो गया था, फिर पुलिस हाथ के गई, उसको पकड़ के फिर जेल में डाली। और जेल में बंद होने के बाद वो चिदम्बरम जो है एक शब्द भी नहीं बोला। और जो जितनी भी मैंने वो जितनी भी जांच एजेंसी थी, पूछताछ करने वाली एजेंसी थी, वो अपने को हेल्पलेस, असहाय बता रहे थे कि हम क्या करें, जब वो बोलते नहीं थे। यहीं पर ये तो होता है अपने देश के साथ वो धोखापट्टी, गद्दारी। अभी कोई साधारण अपराधी हो तो उससे बात उगलवाने के लिए यानी जितनी डिग्री ऑफ टॉर्चर की आवश्यकता होती है वो देते हैं। अब इनको मान लेते हैं कि ये हमारे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, अरे जो इस देश का पैसा लूटा है वो डकैत है, चोर हो गया वो। तो चोर डकैत के साथ मैंने जो व्यवहार किया जाता है उसी व्यवहार का पात्र हो गया ये। उसी व्यवहार का चिदम्बरम पात्र हो गया। और जितनी डिग्री ऑफ टॉर्चर से वो सच्ची बात वो उगल सकता था, उतने डिग्री ऑफ टॉर्चर लगा करके वो मैंने जो उसने भ्रष्टाचार किया था, देश को लूटा था, वो तथ्य तो सामने जो है ला गया होता। लेकिन वही मानसिकता कि पी चिदम्बरम को इस देश का डकैत नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, जबकि कानून की नजरों में और देश की नजरों में और आवाम की नजरों में वो डकैत है। तो ऐसे ही जो है देश के बड़े बड़े अपराधियों को कोई न कोई बात बना करके जो है वो बचाया जा रहा है। और ये अब देखिए ना, ये राहुल गांधी डोकलाम के मुद्दे पर करीब जो है वो 3-4 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में जो है लगभग तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति वो बनी हुई थी कि कभी भी यानी युद्ध हो सकता है। और डोकलाम मुद्दा वास्तव में थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली मतलब कि सामरिक दृष्टि से बहुत मार्मिक है। ये वहाँ उसकी प्रेजेंस हो गई तो जो हमारा जो चिकन नेक की बात होती है ना, जो नक्शा देखिए भारत का, तो लगता है कि मुर्गा या मुर्गी की गर्दन की तरह है कि यदि उसको काट दिया तो जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, हमारा असम से लेकर असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, सब कट जाएंगे। तो इस पर दुश्मन चीन की बहुत वो नजर रहती है। इसी को तो बोला था वो सरजील अहमद तो यही बोला था कि ये हम जो है वो चिकन नेक काट दें तो 1/3 जो है वो हिंदुस्तान कट जाएगा। तो देश के दुश्मनों को यानी जो भारी दुश्मन है या अंदर भी कुछ होंगे, उस जो मार्मिक, जो बहुत सेंसिटिव और बहुत नाजुक जो स्थिति है हमारी चिकन से मतलब कि जब ये पश्चिम बंगाल और साथ सिलीगुड़ी के आसपास है कि वो कम से कम 50 किलोमीटर लंबा और 18 या 20 किलोमीटर वो चौड़ा है। तो इसी को लेकर के जो है डोकलाम में वो आकर के अपना तमाम
मैंने बुलडोजर फलाने लेकर के सड़क बनाने के लिए सब आ गए थे, वो चीन वाले जो है। तो भारत ने विरोध किया और महीनों महीनों जो है दोनों ओर की सेनाएं जो है वो खड़ी रही और अंत में उस चीन को पीछे हटना पड़ा। तो उस समय जो भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति थी, उस समय ये गद्दार राहुल गांधी हमारे दुश्मन चीन के दूतावास से रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलता है। इसके बाद भी ये गद्दार बीजेपी और गद्दार हमारे मोदी जी इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानते हैं। हमारी सेना जब आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए और मैंने भारत की सीमा पार और पाकिस्तान के क्षेत्र में लेकिन सीमा के पास जो आतंकी शिविर है, आतंकी वो ट्रेनिंग कैंप है और जो और उनके जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जब किया और बहुत सफल थी वो, तो हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य को नीचा दिखाने के लिए और हमारी सेना का मनोबल गिराने के लिए सबूत लाओ ये गद्दार जो है राहुल गांधी बोल रहा था। यही बात जो है भारतीय जनता दल ये मोदी महोदय से, बीजेपी वालों से पूछना चाहता है, तब भी इस राहुल गांधी को आप लोग गद्दार नहीं मानते हैं। सवाल इस बात का है। राहुल मैंने इतने बड़े गद्दार राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानेंगे। चिदंबरम को डकैत जो है वो चिदंबरम को भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री मानेंगे। और अच्छा, और यही नहीं, अपनी आवाम हो मैंने आम आवाम साधारण जनता न तो ये दिल्ली हाईकोर्ट आपको भेज देगा 20 बार, तो बहुत बड़ी बात है। और आप जेल में चले जाएंगे और जितना भी टार्चर मैंने अब हो सकता है टार्चर भी अब किए जाए और उसी जेल में आप वो उसी जेल में आप सड़ भी जाएं। लेकिन चिदंबरम हूं, राहुल गांधी क्यों भाई? इनके लिए अलग से कानून है क्या? लेकिन कानून अलग से नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता तो ऐसी मानसिकता पालने वाली ये बीजेपी है। और ये जो है, इसलिए भारतीय जनता दल कहता है कि इन ऐसी शक्तियों का नष्ट में नाबूद होना बहुत जरूरी है। और यही नहीं, हमारी सेना को जो है ये गद्दार राहुल गांधी जो है ने हमारे सेना अध्यक्ष को ये गद्दार राहुल गांधी सड़क का गुंडा कहलवाता है। और जो दुश्मन जो है पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को उसको भेजता है। तमाम इस तरह से वाकयात है कि ये बहुत खतरनाक किस्म का गद्दार है ये राहुल गांधी। लेकिन मोदी जी के नजरों में, बीजेपी की नजरों में ये गद्दार नहीं है। यही गद्दारी है बीजेपी की और मोदी जी की, यही गद्दारी है। अपराधी का साथी या अपराधी को बचाने वाला वो अपराधी होता है। अपराधी को शह देने वाला भी अपराधी होता है कानून के नजरों में। कि एक होता अपराध करने वाला, एक होता अपराध को शह देने वाला। कानून के नजरों में दोनों बराबर के अपराधी माने जाते हैं। यहां भी वही है। इन गद्दारों को बचाने वाला भी गद्दार होगा, गद्दार है। कितनी बार कहा गया है कि देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए, राष्ट्र हित में कम से कम जो है ये सोनिया, राहुल, प्रियंका का नार्को टेस्ट, साइको टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके इनको पैक करके इटली भेजिए। लेकिन नहीं, आपको ये सब प्यारे हैं, देश नहीं। और इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर इस बात को उठाता है कि जो आप कहते हैं कि मैं देश झुकने नहीं दूंगा, देश हमारे लिए सबसे ऊपर है।
सब बकवास है। आपको 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 देश प्यारा नहीं है, आपको प्यारा है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये प्यारे हैं। अब आपके लिए ये वो महत्वपूर्ण है, देश नहीं है। स्पष्ट हो रहा है। ये सारे सवालात जो है हमारे देश के लोग इस बीजेपी से पूछें। अरे क्या क्या नहीं हो गया, सीए पर इतनी बड़ी हिंसा हो गई मोदी महोदय, और सरेआम इसने भड़काया सोनिया गांधी ने इसी रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सरेआम अब इसने भड़काया कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले वो कार कहलाते हैं, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और इसके लिए भी उकसाया कि हिंसा करो, तोड़फोड़ करो, आगजनी मचाओ। इसी ने भड़काया। और करवाया किसने? केजरीवाल ने, जो इसका अवतार है। एनपीसी का एक दूसरा संस्करण है, दूसरा अवतार है ये केजरीवाल। और उसे भी आगे झूठ बोलने में बहुत आगे है, झूठ ही बोलता है। तो उसने अपने अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन के द्वारा करवाया। और जो दूसरी बार हिंसा हुई थी वो तो बहुत ही जघन्य थी। वो अंकित शर्मा जो आईबी का कर्मचारी या अधिकारी था, उसको खींच कर सब ले गए थे मकान में, और करीब 4.5 चाकुओं से वार हुआ था उसके ऊपर। ये सब जो है तो आपने क्या किया मोदी महोदय? आपने सोनिया को, राहुल को, प्रियंका को, केजरीवाल को बचा लिया, सिर्फ लटका दिया ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह को। तो यही तो देश के साथ बिल्कुल स्पष्ट गद्दारी है आपकी। और देश के लोग जो है पूछेंगे भी और हिसाब भी लेंगे इसका। और इस तरह से आप जो है, और वो आवाम जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाया, उसके साथ आपके व्यवहार है। अरे कृषि कानून के माने वो हिंसा में तो परेशान हुए। कृषि कानून के विरोध के नाम पर जो ये किसान आंदोलन चला, सिर्फ देश विरोधी ताकतों का वो जो है वो जमावड़ा था, क्या कहने। और आज उसके आगे जो है घुटनों के बल पर आप जो है उसके आगे जो है वो टेक रहे हैं। एक बार, दो बार, 26 जनवरी के दिन आपने कितना गिर करके जो है वो शर्मसार आपने किया। अपने ही जो है वो पुलिस बल जो है, अपने ही दिल्ली पुलिस बल के जो है 4 से ऊपर जवानों को घायल करवा दिया इन देश विरोधी ताकतों के द्वारा। एक तो आतंकवादी जो है ट्रैक्टर के द्वारा हमारे दिल्ली पुलिस के एक जवान के ऊपर चढ़ा करके उसकी जान लेना वो चाह रहा था। और राष्ट्रीय दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन, मोदी महोदय आपने आतंकवादियों को पूरा मौका दिया लाल किले पर। और जबकि इसके लिए जो वो पहले से कोई पन्नू था, खालिस्तानी आतंकवादी का कोई पन्नू था, वो कनाडा का, वो पहले से धमकी दिया था कि भाई, धमकी नहीं कहता कि जो उस पर आतंकी झंडा टांगेगा उसको शायद $1 लाख या $2 लाख देगा वो। सबसे इसके बाद भी आपने राष्ट्रीय दिवस के दिन अपने राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर हमारा फहरता हुआ राष्ट्रीय गौरव जो है वो तिरंगा को उतार करके आतंकवादी झंडा लगा। ये बात सोच करके दिल बैठ जाता है। शर्मसार जो आपने किया सिर्फ इन सबों को बचाने के लिए। ये गद्दारी आपको छोड़नी पड़ेगी। और यदि आपने नहीं छोड़ा तो जनता आपको छुड़वा देगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ और इसीलिए जनता से कहा जा रहा है कि इन सारी शक्तियों से निजात पाइए। भारतीयता के आधार पर एक होकर के इनको ईवीएम मशीन पर जो है वो नष्ट में नाबूद करिए इनको।
तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।